बड़ी खबर यह है कि औरंगजेब की तारीफ करके बुरी तरह अबू आजमी घिर गए हैं और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और ये बात महाराष्ट्र विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। एक सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा, 100% जेल में डाला जाएगा। तो जिस तरीके से पूरा विवाद उठा औरंगजेब को लेकर, पहले तो निलंबित किया गया अबू आजमी को सत्र से, लेकिन अब जो महाराष्ट्र विधान परिषद है उसमें सवाल पूछा गया था, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। हालांकि जो औरंगजेब की तारीफ का मसला है, ये महाराष्ट्र की सीमाओं को पार करके यूपी और बिहार तक राजनीति को गरमा रहा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अबू आजमी के लिए औरंगजेब का जो प्रेम था वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्र के साथ ही साथ अब सलाखों के पीछे जाने की जो नौबत है वो आती हुई दिख रही है। औरंगजेब कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आजमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? गृहमंत्री बसलेले इथं समोर, आता उचलून टाकायला पाहिजे त्याला जेलमध्ये, आपल्या इथल्या लॉकअपमध्ये। माननीय मुख्यमंत्री, सभापती महोदय, जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। मुझे अभी खबर मिली 2 मिनट का वीडियो, सामने अबू आजमी बैठे हैं और उनके ठीक पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी है। ये तस्वीरें उस डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखी जा रही हैं जिस पर बीते 3 दिनों से अबू आजमी घिरे हैं और उन्हें इसकी कीमत विधानसभा सत्र से निलंबित होकर चुकानी पड़ी है। मैंने किसी महापुरुष को के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते खुद अबू आजमी इस विधानसभा सत्र से साफ हो गए। बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे के जरिए उनकी विधायकी पर भी तलवार चलाने की तैयारी में है। निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। उनको भेज दो पाकिस्तान में। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी से बड़ा कोई इमोशन नहीं। खुद अबू आजमी जिस सीट से विधायक हैं, उसका नाम भी शिवाजी महाराज के नाम पर मानखुर्द शिवाजी नगर ही है। इसी सीट पर अबू आजमी साल 2009 से लगातार साइकिल दौड़ा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बयान से सीधे मराठी अस्मिता को चोट पहुंची है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसी विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी मुस्लिम मोर्चा ने भी मुंबई में अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद के नारों के साथ उनके पोस्टर्स को पैरों तले कुचला गया। जिस औरंगजेब की शान में अबू आजमी ने तारीफों के कसीदे पढ़े थे, उस पर शिवाजी महाराज को अपमानित करने और उनके बेटे संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के आरोप हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव से लेकर कई नेता अबू आजमी के साथ खड़े हैं। दरअसल बीते 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में अबू आजमी सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे हैं। जिस महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है, वहां पर भी अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवा रखी है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जब बड़े बड़े किले ढह गए, तब भी अबू आजमी अपना किला बचाने में कामयाब रहे। जिस शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी विधायक हैं, वो मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन इस बार एनसीपी के नवाब मलिक से लेकर एआईएमआईएम के अतीक अहमद खान जैसे मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों ने अबू आजमी की चुनौती बढ़ाई थी। बावजूद इसके अबू आजमी ने 12,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी के विवादों का पहला पन्ना नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है कि बयान का बचाव कर चुके हैं। तब अबू आजमी ने लड़की और महिलाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए थे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल शाम को छावा फिल्म देखने पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी और विधायक भी मौजूद थे। मंत्री अदिति तटकरे ने महाराष्ट्र के विधायकों और विधान पार्षदों के लिए स्क्रीनिंग रखी थी। फिल्म मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन और औरंगजेब के हाथों उनकी हत्या की पूरी कहानी है। फडणवीस ने कहा कि इतिहासकारों ने छत्रपति संभाजी के साथ अन्याय किया, लेकिन फिल्म ने उनकी शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचाई है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर इतिहास लिखने वालों ने तो बहुत अन्याय किया, लेकिन इस सिनेमा के माध्यम से उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका चातुर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका ज्ञान, ये सारे उनके जीवन के पहलू ये जनता के सामने आ रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं उनका जो बलिदान है, ये सारी चीजें इसके माध्यम से लोगों के सामने आ रही है। मैं इस फिल्म के निर्माताओं का और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। ऐसी फिल्में और बननी चाहिए जिससे हमारा इतिहास नई पीढ़ी को पता चले। एक बहुत ही अच्छे माध्यम से ये इतिहास सभी के सामने रखने का एक प्रयास किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि औरंगजेब जैसे व्यक्तिमत्व की प्रशंसा कुछ लोग करना उचित समझते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने भी आकर ये फिल्म देखनी चाहिए, जिससे उन्हें अपने गलती का एहसास होगा। सभी फिल्म के आर्टिस्ट और प्रोडक्शन टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। औरंगजेब एक आक्रांता था, विध्वंसक था, अत्याचारी था, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। बावजूद इसके औरंगजेब को मसीहा बताया जा रहा है। करीब 5 साल पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की थी। एक बार फिर औरंगजेब के मुद्दे पर योगी और अखिलेश आमने सामने हो गए हैं। उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में देरी नहीं करता। ये उनका अहंकार बोल रहा है। वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। पता नहीं कब वक्त बदले, कब कौन किसको ठीक कर दे। शासक का अपना कोई धर्म नहीं, शासक होना स्वयं धर्म। नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। नेगेटिव की चर्चा क्यों करें, पॉजिटिव ले और आगे बढ़। को समझना चाहिए, ये अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए और गंभीर बातें करनी चाहिए। औरंगजेब का मुद्दा मुंबई से निकलकर 1550 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंच चुका है। औरंगजेब के जिन्न को जिन अबू आजमी ने महाराष्ट्र में जिंदा किया, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। लिहाजा यूपी विधान परिषद में अबू आजमी और औरंगजेब के बहाने सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? सीएम योगी ने औरंगजेब की एंट्री यूपी में कराई तो मोर्चा संभालने खुद अखिलेश यादव सामने आ गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। यही नहीं, अबू आजमी के पास उन्होंने अपने दूत के तौर पर भाई धर्मेंद्र यादव को भेजा। धर्मेंद्र मुंबई में सीधे अबू आजमी के दफ्तर पहुंचे, मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि जुबानी जवाब यूपी से दिए जा रहे हैं। तो उपचार अपने यूपी अपने गरीबों को उपचार कर नहीं पा रहा, अभी अस्पतालों में उपचार लोगों को हो नहीं रहा। ऐसे में किस बीमारी का कैसे उपचार करेंगे? हम चाहते हैं मुख्यमंत्री थोड़ा उसको स्पष्ट कर दें तो बेहतर होगा। ये उनका अहंकार बोल रहा है। वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। पता नहीं कब वक्त बदले, कब कौन किसको ठीक कर दे। समाजवादी पार्टी समय बदलने का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों को हकीकत में बदलने के लिए 2027 का रण जीतना होगा। अबू आजमी के पक्ष में खड़ा होना इसी रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली हो या फिर मुंबई, यहाँ की सियासत का संदेश देशव्यापी होता है। अबू आजमी जैसे बड़े मुस्लिम नेता के साथ खड़े होकर अखिलेश पीडीए फॉर्मूला में एक को मजबूत कर रहे हैं, ताकि 2027 में अल्पसंख्यक वोट को संदेश सीधा और साफ जाए।
यूपी में 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 30 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 43 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स होते हैं। करीब 150 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इन्हीं को साधे रखने के लिए अखिलेश एम मिशन में जुटे हैं। हालांकि उनके इस मिशन के सिपाही अबू आजमी खुद को खतरे में पा रहे हैं। गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। कुल मिलाकर औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र से निकलकर अखिल भारतीय रूप ले चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में बयानों के कई वीर सामने आएंगे और सियासी रंग जमाएंगे। बिहार में चुनाव होने हैं, लिहाजा औरंगजेब विवाद से बिहार भी अछूता नहीं है। वैसे यहाँ भी औरंगजेब के नाम पर एक शहर का नाम है। हालांकि अभी उसको लेकर कोई विवाद नहीं, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू के नेता ने जिस तरह से औरंगजेब को महान बताया है, उसके बाद वहां विवाद तय है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र से जो सियासी तूफान उठा है, यूपी के रास्ते उसने बिहार की सियासत में दस्तक दे दी है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब की शान में ज्ञान दिया है। औरंगजेब एक राजा थे और उनके बारे में आइडियोलॉजिकल कोई बात अगर करना चाहता है कि औरंगजेब एक जालिम हुक्मरान था, तो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी है जो लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं और जिन लोगों ने उन पे काम किया, वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो, उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं थे। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर में? बिल्कुल नहीं था। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हो। खालिद अनवर वही नेता हैं जो अपने बयानों से सरकार की सिरदर्दी बढ़ाते रहते हैं। औरंगजेब के साथ उन्होंने अबू आजमी के निलंबन पर भी सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता का बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी के साथ मामला फंसा हुआ है। औरंगजेब पर जेडीयू नेता की इस लाइन ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। बिहार की सियासत में वैसे तो औरंगजेब का भी मुद्दा नहीं बना, लेकिन जिस तरह से राजनीति गरमाई है, ऐसे में बिहार में इसका बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि बिहार अभी चुनावी पिच पर है। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात है उस खबर की, उन तस्वीरों को जिन्हें देखकर हर कोई सन्न रह गया, अच्छों का दिल दहल गया। हम बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी में आए बर्फ के तूफान की। सैलानियों को लुभाने वाली सफेद बर्फ के विध्वंसक अवतार को देखकर हर कोई सहम गया। जो जहां था वहीं ठहर गया। वीडियो में दिख रही है बर्फीले तूफान की दहशत। हिंदुस्तान के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी के सोनमर्ग की ये तस्वीर है। सोनमर्ग का सरबल गांव, दूर पहाड़ों में बर्फ का गुबार उठता दिख रहा है। कार में बैठे शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अभी बर्फ करीब 500 मीटर दूर। आपने अब तक धूल का गुबार देखा होगा, धुएं का गुबार देखा होगा, आसमान में बादल फटे तो तूफानी बारिश देखी होगी, लेकिन कैमरे पर इस तरह बर्फ के तूफान का सामना करते शायद कभी नहीं देखा होगा। कार रुक जाती है। बिजली के 2 टावर दिख रहे हैं जिन पर बर्फ चादर की तरह बिछना शुरू हो जाती है। कार पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान इंसान को वक्त कहां देता है। पहले एक टावर बर्फीले तूफान में गुम होता है, फिर दूसरा। तेज
चमकता सूरज मध्यम पड़ने लगता है, रोशनी घटने लगती है, तूफान कार के और करीब आ जाता है और पल भर में कार को अपनी चपेट में ले लेता है। अब सिर्फ बर्फ की आंधी है जो कैमरे में कैद हो रही है। सूरज टिमटिमा रहा है, कार का वाइपर तेज चलने लगता है। बारिश की तरह बर्फ बूंद बनकर कार के शीशे पर जमा होने लगती है। वाइपर शीशे को साफ करने की असफल कोशिश करने लगता है। गुजर चुका है, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है। बर्फ ने पूरी फिजा बदल कर रख दी है। कुदरत का ऐसा भीषण रूप, कुछ देर के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। कार के भीतर होने की वजह से वीडियो बना रहे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। बिजली का टावर फिर दिखने लगता है और कार आगे बढ़ जाती है। 2 मिनट के इस वीडियो में जिंदगी हलक में भी अटकती है और फिर जान बचने का सुकून है। सोनमर्ग का अर्थ होता है सोने के घास का मैदान। बर्फ की चादर पर सूरज की किरणें ऐसी दिखती हैं जैसे सोना बिछा हो। लेकिन जब इसी मैदान पर बर्फ का तूफान आता है तो सब कुछ बर्फ की जद में आ जाता है। सुबह 10 बजे का वक्त था। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 4 लेन प्रोजेक्ट और जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी बर्फ की चपेट में आ गए। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। सड़क बनाने वाले कर्मचारी ट्रक के सामने खड़े हैं। 2 शख्स एक तरफ, दूसरी तरफ एक और शख्स इधर आता है। सामने की गाड़ी से वीडियो बना रहा शख्स चिल्लाता है, शीशा बंद करो। शीशा बंद करो, शीशा बंद करो। 10 सेकंड के भीतर बर्फ का तूफान ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है। बर्फ की हुकूमत इस पूरे इलाके पर हो जाती है। ट्रक के पास खड़े लोग ट्रक की ओट लेने की कोशिश करते हैं। कैमरा घूमता है, बर्फ चारों तरफ छा जाती है, सब कुछ सफेद हो जाता है। कार का वाइपर तेज चलने लगता है। कार में बैठे शख्स ने शीशा नीचे किया। बाहर अब भी कुछ नहीं दिखता। ऐसा लग रहा है दीवारों की बर्फ से चुनाई हो रही है। धुंधला सा ट्रक दिखता है। तीनों लोग ट्रक के भीतर बैठ चुके हैं। 2 मिनट का वीडियो इस मोबाइल से भी रिकॉर्ड हुआ। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन ने पहले रविवार को सोमवार के एवलांच की चेतावनी दी थी। सोमवार को 0 पॉइंट पर छोटा हिमस्खलन हुआ, लेकिन वहां आबादी न होने से नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद मंगलवार को भी 24 घंटे में एवलांच का अलर्ट जारी हुआ था। इस बार एवलांच कैमरे में कैद हुआ। किस्मत अच्छी रही कि इन गाड़ियों में मौजूद कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जहन में लंबे वक्त तक याद रहेंगी, लेकिन जो इस तस्वीर के पीछे की कहानी है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। पिछले हफ्ते की बात है, उत्तराखंड के चमोली में एवलांच आने से कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल ये है कि बर्फ का ये विध्वंसक रूप फरवरी और मार्च के महीने में ही क्यों दिख रहा है। बर्फ से ढकी सुंदर वादियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। हर साल पर्वतारोही और पर्यटक बर्फ से लदी इन चोटियों का दीदार करने आते हैं। लेकिन बेहद शांत और गंभीर दिखाई देने वाली इन चोटियों के पीछे मौत चुपके से घात लगाए बैठी है। चट्टानों के नीचे दबी बेपनाह बर्फ कब और कहां खिसक जाए ये अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लिहाजा हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। कश्मीर के सोनमर्ग से आए एवलांच के इस वीडियो ने एक बार फिर पर्यावरणविदों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग ने
2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों के लिए पहले ही हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया था। बीते 28 फरवरी को गुलमर्ग के कांगडोरी में अफरावत चोटी पर एक बड़े हिमस्खलन की घटना कैमरे में कैद हुई थी। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार पहाड़ी इलाकों में बार बार एवलांच क्यों आते हैं? जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा मात्रा में बर्फ जम जाती है और दबाव ज्यादा होने पर बर्फ अपनी जगह से खिसक जाती है, तब एक के बाद एक बर्फ की कई परतें खिसकती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती हैं और इनके रास्ते में जो कुछ आता है उसे ये नेस्तनाबूद कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। एवलांच क्या होते हैं कि जनरल फिनोमेना है, जो आप विंटर सीजन की हम बात करते हैं तो उस पर बर्फ़ जो है एक के ऊपर एक लेयर बनती रहती है। और हमारा जो पिथौरागढ़ का एरिया है वो बहुत स्टीप स्लोप में है और वहाँ पे जो ग्लेशियर हैं उनका जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जब एक उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक दबाव में आता है। तो जब वो वहाँ पे वो मतलब टिक नहीं पाता है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो ऊपर से पूरा के पूरा इरोड करके पूरा के पूरा जो बर्फ़ का एक पहाड़ है वो नीचे आ जाता है। और उससे क्या होता है, अपने साथ वो खाली बर्फ़ ही नहीं लाता है, वो पूरा डेबरी भी ले आता है, जो मलबा होता है वो पूरा करके नीचे ले आता है और वो नीचे पूरा मतलब रोड को ब्लॉक कर देगा या जनहानि जो भी नीचे हैबिटेशन बना हुआ है, और उसको क्या कर देगा कि ब्लॉक कर देगा और ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में माना गांव में आए एक एवलांच में 54 मजदूर फंस गए थे। ज्यादातर को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन 8 मजदूर काल के गाल में समा गए। बीते कुछ सालों से उत्तराखंड में भी एवलांच की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें कई पर्वतारोही और स्थानीय लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुछ आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2021 में त्रिशूल चोटी में एवलांच की चपेट में आए नौसेना के 5 पर्वतारोहियों समेत 6 की मौत हो गई थी। और इसी तरह साल 2021 में भी लमखागा दर्रे में एवलांच से 9 पर्यटकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। साल 2019 में नंदा देवी चोटी में एवलांच की चपेट में आने से 4 विदेशी पर्वतारोही समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2016 में शिवलिंग चोटी पर 2 विदेशी पर्वतारोही एवलांच की चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो गई। उत्तराखंड में फरवरी का महीना एवलांच के लिए पहले से ही बदनाम रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि सिर्फ फरवरी ही क्यों? हालांकि पर्यावरणविद इसे ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप से जोड़ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, कुछ सालों से जैसे हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा है, हमारा तापमान बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो वर्षा का पैटर्न है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न हिमालय है, सेंट्रल हिमालय, कुमाऊं वाला रीजन है, पिथौरागढ़ वाला रीजन है, वहाँ पे क्या है कि मॉनसून डोमिनेटेड है, मतलब बरसात में ज़्यादा बारिश होती है। और जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें बर्फबारी ज़्यादा होनी चाहिए या एक सही पैटर्न में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो वो क्या हो रहा है कि एक अचानक से बहुत ज़्यादा बर्फबारी होकर एक स्मूथली वो नहीं हो रही कि आज थोड़ी सी बर्फ हुई, फिर 2-3 दिन बाद फिर बर्फ हुई। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज का भी इसमें फर्क पड़ता है। बीते कुछ सालों से मौसम भी लगातार रंग बदल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में धूप इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि लोग परेशान होने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद फिर से बारिश और बर्फबारी ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। अब इसे मौसम की मनमानी न कहें तो और क्या कहें, लेकिन एक बात साफ है, मौसम में अचानक होते बदलाव किसी गंभीर खतरे का संकेत तो जरूर दे रहे हैं, जिसे समय रहते पहचानने की जरूरत है।